अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों से जुड़े सवाल लिए मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में एक बार फिर जंग के बादल गहरे होते दिखाई दे रहे हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि अमरीका और इजराइल रवां हफ्ते ईरान पर दोबारा हमलों के लिए वसी पैमाने पर तैयारियां कर रहे हैं और इस बार ज़मीनी ऑपरेशन की ईरान की जो अफजूदा यूरेनियम है उसके ज़ख़ीरे पर कब्जे का ऑप्शन भी ज़ेर गौर है। ज़ाहिर है किसी बाकायदा जंग से पहले असाबी जंग इस वक्त ज़ोरों पर है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फॉर्च्यून मैगज़ीन को इंटरव्यू दिया और कहा कि ईरानी मुआहदा करने के लिए बेचैन हैं, बेताब हैं, जबकि ईरानी वज़ारत ख़ारजा इससे साफ इनकारी है। ज़ाहिर है उधर से इसकी तरदीद कर दी गई है और कहा यह गया है कि पाकिस्तान की सालिसी से तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान बातचीत जारी है। नाज़रीन, अरब मीडिया अल अरबिया और अल हद्स के मुताबिक तेहरान ने एक तवील मुद्दती और कसीरुल मराहिल जंगबंदी का मुतालबा किया है। इसके साथ ही वो एक ऐसा मुआहदा चाहता है जिससे उसकी साख बरकरार रहे। अरब मीडिया कहता है कि ईरान ने आबनाए हर्मज़ को महफूज और मरहलावार तरीके से खोलने का भी मुतालबा कर दिया है, जबकि हर्मज़ में किसी भी मुमकिन तसादुम को रोकने के लिए पाकिस्तान और ओमान के किरदार की ज़मानत भी मांगी गई है। ये जो सारी उलझी हुई पेचीदा सूरत हाल है, इसमें मशरिक़ वस्ता का ऊँट जंग की तरफ बैठता है या अमन की जानिब, ये जानते हैं मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड समरी साहब से, जो पहले दिन से ही बहुत शुरू से जब ये तनाज़ा जो है ज़ोर पकड़ता दिखाई दे रहा था, मशरिक़ वस्ता के इस तनाज़े पर नज़रें जमाए हुए हैं। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। जनरल साहब, अमरीकी मीडिया अब ये कहता दिखाई दे रहा है कि रवां हफ्ते ही अमेरिका और इजराइल ईरान पर दोबारा हमला कर सकते हैं। सर, दर्जनों अमेरिकी कार्गो तैयारे, गोला बारूद, फौजी साजो सामान, ये तो कहा जा रहा है कि इजराइल बहुत पहले से पहुंचा दिया गया है वहाँ पर और अब अटैक जो है वो जल्द मुमकिन है, फैसला होने वाला है जल्द। मैम अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे प्रोग्राम में लिया। सर, जैसे आपने कहा कि साबी जंग जो है वो इस वक्त शुरू है और अमेरिका जो है वो अभी भी कोशिश कर रहा है कि वो डरा धमका ले ईरान को, लेकिन ये कि ईरान जैसे माजी में बहुत स्टेड फास्ट रहा है और बहुत रेजोल्यूट रहे हैं वो लोग, उसी तरीके से वो अभी भी चल रहे हैं। मेरे नज़दीक जो पहला राउंड हुआ जंग का, उसमें अमेरिका जो है वो उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और थी और उसको वो रिजल्ट नहीं मिले। जो अहदाफ जिसके लिए अमेरिका ने जंग का रास्ता अपनाया था, वो अहदाफ उनमें से कोई भी अमेरिका नहीं अचीव नहीं कर सका, बल्कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है उसका ब्लॉक होना उसके लिए दर्द सर बन गया। उसके बाद हमने देखा कि एक राउंड हुआ, सेकंड राउंड हम बहुत क्लोज से होने के, लेकिन वो नहीं हो सका। फिर प्रेसिडेंट ट्रंप की विजिट टू चाइना, मुझे तो ये जितनी भी इंडिकेशन नजर आती हैं कि यूएस जो है वो हद दरमी पे है। अच्छा। यूएस के लिए हो रहा है कि इस चीज के साथ रिकनसाइल करना कि वो एक हारी हुई जंग को जीती हुई जंग बनाने की कोशिश में है। ईरानियंस बार बार कह रहे हैं कि वो चीजें जो अमेरिका जो है वो जंग की सूरत में हासिल कर सके, वो चाह रहा है कि वो हम नेगोशिएशन या मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर हासिल कर लें। मेरे नज़दीक दो तीन रेड लाइंस हैं। एक अमेरिका की के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि वो जो enriched uranium है 400 kgs, that has to be handed over to America, जिसके ऊपर अमेरिका राजी नहीं है कि किस्म का कॉम्प्रोमाइज हो। नहीं सर, अभी तो वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ईरान इसके ऊपर रजामंद नहीं होता है, इनफैक्ट न्यूयॉर्क टाइम्स ये रिपोर्ट कर रहा है कि फिर इस बार इसराइली और अमेरिकी अफवाज जो हैं वो ज़मीनी कार्रवाई भी कर सकती हैं। तो आपको लगता है कि वाकई ऐसे किसी एडवेंचर में ईरान में घुसकर यूरेनियम लिया जा सकता है, ये पॉसिबल होगा? देखिए, जो पिछला जो राउंड जब प्ले आउट हुआ तो उसमें आखिर में अमेरिका के पास दो ही ऑप्शन बच गई थी। एक न्यूक्लियर की, जिसके बारे में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जी मैं सफायस्ती से मिटा दूंगा सिविलाइजेशन को, क्लियर इंडिकेशन थी न्यूक्लियर के बारे में। और सेकंड जो पॉसिबिलिटी थी वो ग्राउंड ऑफेंसिव थी, बूट्स ऑन ग्राउंड। दोनों जो है वो अडॉप्ट नहीं की गई बिकॉज उनकी इम्प्लीकेशन बड़ी स्फेयर थी, अनथिंकेबल थी। तो जस्ट इमेजिन मैम कि क्या अब वो इम्प्लीकेशंस कम हो गई हैं या कोई ऐसी चेंज आई है? मुझे तो सिचुएशन में कोई ऐसी चेंज नहीं नजर आ रही कि जिससे मैं कहूँ कि जी उस वक्त उनकी इम्प्लीकेशंस बहुत स्फेयर थी, अब वो इम्प्लीकेशंस उसकी बहुत उतनी स्फेयर नहीं रही। बूट्स ऑन ग्राउंड की भी इम्प्लीकेशंस बहुत स्फेयर है, अगर करना चाहे तो यस, नोबडी कैन रूल आउट। लेकिन ये है कि वियतनाम का जो एक्सपीरियंस है उनके सामने है, अफगानिस्तान का एक्सपीरियंस उनके सामने है, और ईरान की जो टेरेन है वो बहुत ज्यादा मुश्किल है। ईरानियंस बहुत है, जबकि अमेरिका ने और इजराइल ने इस ये जो बीच में इंटरम पीरियड गुजरा है
इसमें उन्होंने डेफिनेटली अपनी तैयारी की होगी, लेकिन ईरान ने भी तो तैयारी की होगी। वो भी अच्छा तो अच्छा, खाली ये हाथ जो नहीं। इंटरम पीरियड था, अब इसी के दौरान ज़ाहिर है जनरल साहब के चीन का दौरा किया अमेरिकी सदर ने, लेकिन अब वो इस दौरे के बाद कह रहे हैं कि जो ईरान का एटमी प्रोग्राम है, अब इसके लिए या ये जो अब नाए हॉर्मस पर जिस तरह से उसका कब्ज़ा या कह लें कि ब्लॉकेट जो भी मौजूद है उसको हटना चाहिए, इस पर बीजिंग जो है वो वाशिंगटन के साथ खड़ा है। सर वाकई ऐसा है? देखिए, ये यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया था कि दो जो मेन इश्यूज हैं, एक तो ये है कि ईरानियंस विल नेवर हैव अ न्यूक्लियर वेपन, कि बीजिंग ने इसको पॉइंट ऑफ व्यू को एंडोर्स किया है, और दूसरा ये कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ के ऊपर ईरानियंस कब्जा नहीं रख सकते। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ वाला इशू है उसके ऊपर तो मैं आई विल टेंड टू एग्री, बिकॉज चाइना भी चाहेगा कि रूल बेस्ड वर्ल्ड हो, ना कि माइट इज राइट, जो कि अमेरिका इस वक्त इस दुनिया को माइट इज राइट वाले ट्रैक पे लेके जा रहा है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ ब्लॉक होता है तो कल को स्ट्रेट ऑफ मलाका भी ब्लॉक हो सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ में जो टोटल डिस्टेंस है सी का वो अराउंड 22 किलोमीटर्स है, और स्ट्रेट ऑफ मलाका में तो बहुत कम है। मैंने सुना है कि अराउंड 2 किलोमीटर्स है कुछ जगहों के ऊपर। तो स्ट्रेट ऑफ मलाका अगर ब्लॉक होता है तो चाइना के लिए बहुत बड़ा इशू होगा। ये वाहिद वो जाहिर है चाइना को जो है वो फ्यूल और सप्लाईज जाती हैं, तो चाइना नहीं चाहेगा कि एक ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो जो कोई और भी फॉलो कर सके। ठीक तो हो उसके गया, ऊपर तो मैं ठीक हो एग्री गया। करता हूँ। अच्छा जनरल साहब, ये फरमा दीजिएगा कि ये जो अब मैक्सिमम एक प्रेशर हम देख रहे हैं इजराइल की जानिब से, अमेरिका की जानिब से ईरान के ऊपर, आपको लगता है कि ईरान को कहीं ना कहीं मुज़ाकरात की मेज़ पर ला रहा होगा, या हम लोग क्या समझें, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी बहुत सारे जिनके जहन में ये सवाल है कि क्या वाकई अगर ईरान अब इस प्रेशर में नहीं आता है तो अगले हफ्ते से दोबारा जंग का आगाज़ हो रहा होगा? अगर ये होगा तो खलीजी ममालिक का रद्द अमल क्या होगा? क्या उनमें से कुछ ममालिक इस जंग में बराह रास्त शामिल हो रहे होंगे? देखिए, ये जो इंटरम पीरियड था इसमें खलीज में काफी तब्दीलियां आई हैं। आपने देखा कि यूएई ने एक नया स्टांस लिया। पहले उनका स्टांस डिफरेंट था, वो इजराइल के साथ उन्होंने वेट डाल दिया और ओपेक से वो निकल गए। तो ये कुछ चेंजेस आई हैं जिससे मैं समझता हूँ कि ये जो खलीजी ममालिक है इनकी वल्नरेबिलिटी और ज्यादा बढ़ी है। ठीक। अब जो बेसिस अमेरिकन बेसिस जो तबाह हुए हैं इन इलाकों में, वो तो इस इंटरम पीरियड में आई डोंट एक्सपेक्ट कि वो दोबारा से रीबिल्ड हो चुके होंगे। वो तो बहुत बड़ी चाहिए होगी। जो डिकेड्स में जो बेसिस बने थे वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं, अब उनको दोबारा से रीबिल्ड करने में भी काफी टाइम चाहिए होगा। तो मेरे नजदीक अगर हॉस्टिलिटीज दोबारा से शुरू होती हैं तो सबसे ज्यादा जो वल्नरेबिलिटी है वो इन खलीजी ममालिक की होगी। पहले इन्हें कि अमेरिका के एसेट्स वहां पे होते हुए अमेरिका और इजराइल ने ज्यादा इजराइल पे फोकस किया और अपने एसेट्स को बचाने की कोशिश की और इन ममालिक को बिल्कुल अनकवर्ड छोड़ दिया। अब तो इनकी वल्नरेबिलिटी और भी ज्यादा होगी। तो मैं ये अभी भी तवक्को रखता हूँ कि ये डेफिनेटली एक जो है वो एसाबी जंग जारी है, प्रेशर डालने की कोशिश जंग जारी है, और प्रेशर डालने की कोशिश के साथ साथ ज़ाहिर है कि खलीजी ममालिक कोशिश कर रहे हैं, चाइना की तरह, पाकिस्तान की तरह, दीगर ममालिक की तरह, कि जंग जो है इसे किसी तौर रोका जा सके। बहुत शुक्रिया मेजर जनरल रिटायर्ड समरीत सालिक साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। क्या सिनेरियो हो सकता है, क्या सिचुएशन अभी है, ये हमें समझा रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब कुछ जिक्र करेंगे पड़ोस के उन चमकते अंधेरों में होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का, और ख़ास तौर पर अक़लियतों पर होने वाले मज़ालिम के तसलसल का, जिस पर दुनिया बिल आखिर लब खोलने पर हमें अब मजबूर होती दिखाई देती है। आप सोच रहे होंगे हमने चमकते अंधेरों का लफ्ज़ क्यों इस्तेमाल किया है, तो शाइनिंग इंडिया जिसका ढिंडोरा पीटा जाता है दुनिया भर में, अब दिखाई ये देता है कि दुनिया उस पर यकीन करने को तैयार नहीं है। मज़ीद यही वजह है कि जो दुनिया की मुअतबर न्यूज़ एजेंसी है रॉयटर्स, वो ये कहती है कि अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी ने RSS पर पाबंदियों, असासे मंजमद करने और RSS रहनुमाओं के अमरीका में दाखिले पर पाबंदी की सिफारिश की है। जी हाँ नाज़रीन, ये जो रिपोर्ट है जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, इसमें कहा यह भी गया है कि RSS ने हिंदुत्व और अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद के नज़रिए को फ़रोग़ दिया। बीजेपी के दौरे हुकूमत में RSS की नफरत अंगेज सियासत को उरूज मिला। राम मंदिर की तामीर और कश्मीर की खुसूसी हैसियत का खात्मा भी RSS एजेंडे के तहत ही किया गया, जिसे RSS अपनी कामयाबी गर्दानती है। मजीद कहा गया है कि दबाव बढ़ने के बाद RSS ने आलमी लॉबिंग के लिए एक फर्म को हायर कर लिया है। उनकी कोशिश ये है कि मोदी हुकूमत पर से मजहबी शिद्दत पसंदी का जो लेबल है वो किसी तरह से हटाया जा सके।
इसके साथ साथ नाज़रीन, भारत सी से जुड़ी आज एक और ख़बर जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा खुशाइंद है, वो ये है कि सिंतास मुआहदे के हवाले से जो सालिसी अदालत है उसने पाकिस्तान के हक़ में फ़ैसला दे दिया है। और ज़ाहिर है कि पाकिस्तान के हक़ में आने वाले आज के फ़ैसले ने नई दिल्ली की मुश्किलात जो हैं वो मज़ीद बढ़ा दी हैं। वज़ारत पानी और बिजली के एडिशनल सेक्रेटरी और तर्जुमान सैयद मेहर अली शाह कहते हैं कि ट्रिब्यूनल ने फ़ैसला दिया है कि भारत एक तरफ़ा तौर पर डैम बनाकर पानी ज़ख़ीरा करने का जो गुंजाइश का तयन वो कहता है कि वो कर सकता है, अब वो नहीं कर सकता है। उसका ऐसा कोई हक़, कोई इस्तेहक़ाक़ नहीं है। ज़ाहिर है दिल्ली के लिए ये जो मुश्किल सूरत हाल है, इसके अंदर हमें मुज़ाकरात की आवाज़ें भी उठती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन फिर मुज़ाकरात के लिए उठती इन आवाज़ों के क्या मुआयने हैं जब भारतीय आर्मी चीफ की गीदड़ भभकियाँ जो हैं वो भी जारी हैं, या ये चीज़ें दोनों साथ साथ चल सकती हैं? पाकिस्तान का क्या इसके ऊपर लाहे अमल होना चाहिए सारी सिचुएशन को लेकर, ये समझने के लिए हमने राबिता किया है, हमने मदू किया है सफारतकार और आज़ाद जम्मू कश्मीर के साबिक सदर सरदार मसूद खान साहब को, जो इस वक्त हमारे साथ वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन किए हुए हैं। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। सरदार साहब, रिपोर्ट आपने सुना, हमने इब्तदाइये में नाज़रीन से शेयर की कि उसकी डिटेल्स चीदा चीदा जो हैं अब वो सामने रखी। सर, ये जो अमरीकी कमीशन बराए बैनुल-अक़वामी मजहबी आज़ादी है, ये गुज़िश्ता 7 बरसों से हम जानते हैं कि भारत के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम की सिफारिशात कर रहा है, लेकिन इस बार ऐसा नया क्या है कि अब रॉयटर्स तक ये कह रहा है कि भारत पर दबाव जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है? नई चीज़ तब होगी जब स्टेट डिपार्टमेंट इसको कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न CPC करार देगा। ये सिफारिश जो है कई सालों से होती चली आ रही है, लेकिन बाद में ये सिलसिला रुक जाता है क्योंकि, और उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तान का या हिंदुस्तान के जो वहाँ इंडियन अमेरिकन से उनका असर रसूख है, तो इस वजह से वो इस किस्म की पाबंदियाँ या इस किस्म की सिफारिशात को रुकवा देते हैं। तो हमें थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा कि इसके ऊपर स्टेट डिपार्टमेंट बिलाखिर क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, क्योंकि स्टेट डिपार्टमेंट का भी इस सिलसिले में एक बहुत अहम किरदार होता है। कमीशन की ये इस किस्म की रिपोर्ट्स जो है या इस किस्म की जो तनकीद है हिंदुस्तान से मुतालिक, वो माजी में भी आती रही है, और ये चूँकि इस मरतबा सदर ट्रंप के और नरेंद्र मोदी के और हिंदुस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात कशीदा हैं, तो देखिए कि इस तनाजुर में क्या वो वाकई इस वक्त जो है हिंदुस्तान को जवाबदेह ठहराते हैं या नहीं। लेकिन ताहम ये मैं समझता हूँ कि बहुत अहम पेशरफ्त इस वजह से है कि हिंदुस्तान सोच रहा था कि वो इंसानियत के ख़िलाफ़ जिन जराइम का इर्तकाब कर रहा है वो दुनिया से पोशीदा हैं, और अपने बैनुल-अक़वामी सियासत की वजह से या अपने मुल्क के बड़ा होने की वजह से वो सज़ा से बच सकता है या तनकीद से बच सकता है। तो मेरा ख्याल है कि अब उसके लिए मुमकिन नहीं रहा, उसका चेहरा आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब हो रहा है, और अमेरिका में अगर उसने इस तरीके से अपनी सपोर्ट लूज़ की तो ये उनके लिए बहुत बड़ा धचका है। ठीक है, अच्छा, अमेरिका से तो ये धचका पहुंच सकता है और किसी न किसी हद तक पहुंचा भी है, जिस तरह से ट्रंप उनके हवाले से बयानात देते रहते हैं। लेकिन सर, ये फरमाइएगा कि मगरबी हुकूमतों से, मगरबी ममालिक से ये मुतालबा किया जाता रहा है, जिस तरह आपने वजह फरमाया कि ऐसी रिपोर्ट्स तो पहले भी आती रही हैं, तो इसी तरह से मगरबी हुकूमतों से ये मुतालबा बहुत अरसे से किया जा रहा है कि भारत के साथ मुस्तकबिल में होने वाला जो कोई भी तजारती या स्ट्रेटजिक मुआहदा है उसको वहाँ की जो मजहबी आज़ादी की सूरत हाल है मसूद साहब, उससे जोड़ा जाना चाहिए। अब जैसे आपने फरमाया आलमी सतह पर भारत की पोजीशन कमज़ोर है, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है, क्या ये जो मगरबी ममालिक हैं ये भी कहीं ना कहीं दबाव में आएंगे? जो यूरोपियन यूनियन के साथ भारत का मुआहदा है उसमें किस्म की शकें मौजूद हैं, लेकिन उसका जो यूरोपियन यूनियन हो या अमेरिका हो, माजी में कम अज़ कम वो उन शिकों का इत्तलाक हिंदुस्तान के ऊपर नहीं करते थे, इसलिए कि वो सियासी मसलहतों को मलहूज़ ख़ातर रखते थे। अब देखना यह है कि उनके रवैये में तब्दीली आएगी या नहीं। अभी हाल ही में हिंदुस्तान ने यूरोपियन यूनियन के साथ एक बहुत बड़ा मुआहदा किया जिसका बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे, तो वहाँ भी आवाज़ें उठती रहती हैं, बिलखुसूस यूरोपियन पार्लियामेंट में, और फिर जो इनका एक्सटर्नल एक्शन का इनका विंग है यूरोपियन यूनियन में। लेकिन देखना यह है कि इस मरतबा जो है कोई तब्दीली आती है या नहीं आती। ये यानी अमेरिका के साथ तो इनके ताल्लुकात कशीदा हैं भारत के, लेकिन यूरोपीय ममालिक के साथ नहीं हैं। और वहाँ ये मैं आपको बता दूं कि दोहरे मेयार इस्तेमाल किए जाते हैं जब भी इस किस्म के कोई रिपोर्ट्स आती हैं। हिंदुस्तान इसी वजह से आज तक बचा रहा है। अब देखते हैं कि मुस्तकबिल में क्या होता है।
अच्छा, मुस्तकबिल की बात हो रही है और ऐसा दिखाई देता है कि वाकई अब ये जो खतरा है इसको भारत के अंदर भी भांपा जा रहा है, क्योंकि अमेरिकी कमीशन ने तो सर आरएसएस के साथ साथ रॉ की जो क़यादत है उस पर भी वीज़ा पाबंदियां होनी चाहिए हैं, उसके लिए भी कानून साजी का अमेरिकी कमीशन कह रहा है। लेकिन सर आरएसएस ने पहली बार हम ये देख रहे हैं कि एक लॉबिंग फर्म जो है उसको हायर किया है, यानी इस बार खतरा वाकई तशवीशनाक है, असली है, ये भारत को फील हो रहा है कि उसको फर्म को हायर करना पड़ गया, क्योंकि इससे पहले तो वो शाइनिंग इंडिया का बस एक राग अलापते थे और दुनिया आंखें बंद करके यकीन कर लिया करते थे। ये एक फर्म का जिक्र नहीं है, मैं समझता हूँ कि जो आरएसएस है उसका अमेरिका में बरसों से, कई दिहाइयों से उनकी न सिर्फ शाखें मौजूद हैं और उसके हज़ारों में उसके अरकान वहाँ मौजूद हैं जो मुतहर्रिक हैं और कांग्रेस के साथ काम करते रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम करते रहते हैं, और वहाँ बाकी जो है इंतहा पसंद मजहबी तंजीमों के साथ उनके राब्ते हैं। ये इसलिए ये कोई ऐसी नई बात नहीं है, लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान को कहनी चाहिए जी कि और इसके उजागर करनी चाहिए वो ये कि हिंदुस्तान में मजालिम सारी दुनिया के सामने हो रहे हैं और जवाबदेही उस सतह पे नहीं हो रही जिस पे होनी चाहिए। अपने मुसलमानों को मार रहे हैं और सर उनको पाकिस्तान जो क्या है कर सकता है? सर पाकिस्तान तो सबूत भी रखता है, बहुत सारे बड़े फोरम्स पर बात भी करता है, अक़वाम मुत्तहिदा जैसे फोरम्स में भी बात करता है। मजीद क्या ऑप्शंस हैं फिर पाकिस्तान के पास, क्या करे वो? मेरा ख्याल इन कोशिशों को तेज़तर कर देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ मुसलमानों को वहाँ निशाना बनाया हुआ है बल्कि सारी अक़लियतें उनकी डिस्क्रिमिनेशन का शिकार हैं। और पाकिस्तान के पास यानी ये सिर्फ ये नहीं कि उनका कोई एक इंतहा पसंदाना नज़रिया है, इसको अमली जामा पहनाने के लिए वो दहशतगर्दी का सहारा लेते हैं हिंदुस्तान के अंदर। यानी वो रियासती दहशतगर्दी होती है और फिर वो है जो हमारी मगरबी सरहद है अफ़गानिस्तान से, वो इसी इसी जो हिंदुत्व का उनका डॉक्ट्रिन है इसको प्रमोट करने के लिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं। तो जो चीज़ें कमीशन ने उजागर की हैं हम तो उसका हर रोज़ निशाना बनते हैं। बिल्कुल सही फरमा रहे हैं आप सर, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि आलमी दबाव ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा है, पाकिस्तान शायद उस तरह से दबाव नहीं डाल पाया एफर्ट्स के बावजूद, लेकिन क्या यही आलमी दबाव जो है ये वजह है कि पाकिस्तान से मुज़ाकरात की अब बातें जो हैं वो भारत के अंदर हो रही हैं? इवन उनके जो साबिक इंटेलिजेंस चीफ़ हैं और जो साबिक इंडियन चीफ़ रहे हैं वो भी ये कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए है, लेकिन साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि जो भारतीय आर्मी चीफ़ है मौजूदा, अब वो अभी भी पाकिस्तान को थ्रेट कर रहे हैं, अभी भी पाकिस्तान को धमकियाँ दे रहे हैं। अहले पाकिस्तान बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं क्योंकि उनमें खैर सगाली का जज्बा पाया जाता है। वो तमाम कशीदा ताल्लुकात के बावजूद, कश्मीर के ऊपर जो हिंदुस्तान का जुल्म सितम है उसके बावजूद हमेशा जो मुज़ाकरात के लिए तैयार रहते हैं, और हिंदुस्तान से अगर थोड़ा सा भी इशारा आए कि वो मुज़ाकरात करना चाहते हैं या किसी किस्म के राब्ते बहाल करना चाहते हैं तो हम लोग खुश हो जाते हैं। मेरा ख्याल है कि हमें बहुत मोहतात रहना चाहिए, जैसे कि आरएसएस के सेक्रेटरी जनरल ने एक ये इशारा दिया था कि पीपल टू पीपल कॉन्ट्रैक्ट्स होना चाहिए, और फिर जो है उनके एक साबिक आर्मी चीफ ने भी ऐसा ही कहा, तो हम लोग बहुत खुश हो गए। लेकिन उसके बाद जो है भारत के मौजूदा आर्मी चीफ ने ये कहा है कि पाकिस्तान के जोग्राफी और तारीख को तब्दील किया जा सकता है या उसे तबाह व बर्बाद किया जा सकता है। हिंदुस्तान को हमें ये भी समझना चाहिए कि हिंदुस्तान खुद एक बहुत ही गैर महफूज और एक मसनूई रियासत है और उसके कई टुकड़े हो सकते हैं, हिस्से बखरे हो सकते हैं। ना शुमाल का के साथ कोई ताल्लुक़ है, ना मशरक़ का मगरब के साथ, और तकरीबन उनके मशरक़ में 7 ऐसी रियासतें हैं जो बिल्कुल अलहदगी चाहती हैं हिंदुस्तान के साथ, ना 7 सिस्टर्स भी कहते हैं। तो इसलिए ये है कि जो हम ये तो समझते हैं, यानी पाकिस्तान एक ज़िम्मेदार मुल्क है, हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान बकाए बाहमी का कोई फार्मूला होना चाहिए। हम हमसाए हैं, हम सदियों तक होंगे, लेकिन इसमें जो है कोई बहुत जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के अभी भी अज़ाइम पाकिस्तान को नुकसान हमेशा की तरह ठीक है। अज़ाइम को भारत के अभी भी हमें चाहिए, परखना चाहिए, बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए है। बहुत शुक्रिया सरदार मसूद खान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सफारतकार साबिक भी रहे हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के। उनकी गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद मिलेंगे आपसे।
नाज़रीन, अभी मोन्टाज आपने देखा, आपको मालूम तो पड़ ही चुका है कि आज हम बात करने जा रहे हैं वतन अजीज़ में बेबस हव्वा की उस बेटी की जो आज भी हाथों में रिदा फैलाए सलामती और इंसाफ की हमें भीख मांगती हुई दिखाई देती है। आज भी उसकी मर्ज़ी जाने बगैर उसे किसी के भी पल्ले बांध दिया जाता है। कहीं उसे कारी करार देकर कत्ल कर दिया जाता है, तो कहीं उसे बनी करके जो ख़ानदानी दुश्मनियाँ होती हैं वो निपटाई जाती हैं। और ये सारे काम जो हैं ये उन नाम नहाद जिरगों में होते हैं नाज़रीन, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 16 जनवरी 2019 को गैर कानूनी करार दे चुकी है। लेकिन ये जो जिरके हैं ये अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं, नहीं ये जो झूठी गैरत है इस पर होने वाले मजालिम ख़त्म हो रहे हैं। आज भी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि सखर में एक जिरगे ने ऐसा ही एक मामला निपटाते हुए एक फरीक को अपनी बहन, बेटी या कोई भी लड़की अपनी फैमिली में से उसको वनी करने का हुक्म दिया है। यानी दूसरी जो पार्टी है उसको वो बहन, बेटी या लड़की उनकी फैमिली में से वो दे दी जाएगी। किया कुछ उनके लड़के ने होगा, उसको बजाय कोर्ट में ले जाने के, पुलिस में ले जाने के, ये फैसला जो है ये जिरगे के अंदर ही हो गया है। और कहा यह भी गया है कि अगर जिरगे का ये हुक्म ना माना गया, जो कि खुद गैर कानूनी जिरगा है, अगर उसका हुक्म ना माना गया तो फिर कत्ल कर दिया जाएगा उस शख्स को। इसी तनाजुर में एक और ख़बर जो है वो जैकबाबाद के इलाके ठल से भी सामने आई, जहाँ पसंद की शादी पर लड़की के कबीले के 500 अफराद ने लड़के के गांव पर हल्ला बोल दिया और 150 घरों को फूंक डाला। 13 मई को भी सखर प्रेस क्लब में उस वक्त एक दिल दहला देने वाला मंजर देखने में मिला, जब वडेरों की इज्तमाई ज़्यादती का शिकार बेटी जो है वो माँ के गले लग लग कर रोती रही। ये जो सारे वाक़यात हैं नाज़रीन, इन्होंने पाकिस्तान के सबसे लिबरल और इंसानी हुकूक़ के अलंबरदार समझी जाने वाली जो जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसकी सिंध में हुक्मरानी है, उस हुक्मरानी पर ही सवाल उठा दिए हैं। आला अदलिया की जानिब से गैर कानूनी दिए जाने के बाद जिरगों का खात्मा हो क्यों नहीं रहा है? सिंध में बच्चियों को वनी में दिया जा रहा है, गैरत के नाम पर गाँव के गाँव जलाए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी का इस हवाले से अपनी सिंध हुकूमत पर चेक क्यों नहीं है? और अगर वो ये दावा करते हैं कि चेक है, तो फिर मजबूत हुकूमत के होते हुए कानून के रेट इस कदर कमज़ोर क्यों है? ये जानने की कोशिश करते हैं पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा शहादत अवान साहब से, जो हमारी खुसूसी रिक्वेस्ट पर स्टूडियोज़ तशरीफ़ लाएँ। सर, पहले तो बहुत नवाजिश, आपने वक्त निकाला। सर, जैसे अभी इब्तदाइये में मैंने तज़किरा किया कि सुप्रीम कोर्ट तो 2019 में ही जिरगों को गैर कानूनी करार दे चुकी है, फिर वहाँ जो हुकूमत है वो इतनी कमज़ोर क्यों है कि वहाँ जिरगे भी मुनक्कद होते हैं और जिरगों में इतने बड़े बड़े फैसले भी हो जाते हैं और फिर उन पर अमल दरामद भी होता है? बेटियाँ, बहनें, लड़कियाँ दे दी जाती हैं, वनी कर दी जाती हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैडम आपने बिल्कुल आजकल का जो बर्निंग इशू है और मीडिया में, मैं समझता हूँ, मैं ख़ुद इसको देख रहा हूँ, बल्कि फ़िक्रमंद भी हूँ कि इस हद तक हमारे माशरे में नहीं होना चाहिए। और एक मुस्लिम जो कंट्री है उसमें तो कतई तौर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरअ के अंदर मैं समझता हूँ आकिल बालिग जो है, लड़का है, लड़की है, उसको अपना हक जो है इख्तियार करने का हक है, मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक आपने ये बात की जिरगे में, तो कानून जिरगे का है, अदालतें फैसला दे चुकी हैं, तो कोई जुर्म होने से पहले या सरजद होने से पहले हुकूमत को या किसी को इतलात होनी है। तो वही वाली बात है कि आप कहते हैं जिस तरीके की दहशत गर्दी कहीं पर हो चुकी है, उसके बाद पता चलता है कि दहशत गर्दी हुई है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, अगर सिंध गवर्नमेंट ने किसी जगह पे भी कहीं किस्म की सुस्ती दिखाई हो, किसी वडेरे को या किसी आदमी को फेवर दिखाई हो, किसी मजलूम का साथ न दिया हो, तो इसी तरीके से मैं आपको बताऊं कि ये तो अगर कानून की गिरफ्त है, सॉरी मैं जो आपकी बात से समझी, आप कह रहे हैं कि चले वाकया रिपोर्ट होने से पहले नहीं, लेकिन अगर रिपोर्ट हो जाता है तो आप लोग उसके ऊपर कार्रवाई आपकी हुकूमत कर, वहाँ की पुलिस करती है। अगर वाकई ऐसा हो रहा हो या अगर हो रहा है तो फिर कानून का खौफ क्यों नहीं है? अगर 2-4 बड़े लोगों को सजा मिली है, मुझे कुछ एग्जाम्पल्स भी दे दीजिएगा उसके, फिर बाकी लोग डर क्यों नहीं रहे? मैं सिंध का चूँकि प्रोसिक्यूटर जनरल भी रहा हूँ, और ये जिस फैसले का आपने जिक्र किया, सिंध के अंदर क्या सिलसिला रहा, कोर्ट कचहरी में ये सूरत हाल सिचुएशन हम फेस करते रहे। देखें, गवर्नमेंट का काम ये है या प्रोसिक्यूशन का काम ये है कि एविडेंस कलेक्ट करके अदालत के सामने रख देना। अब अदालत जो है, ऐसा नहीं है कि पुलिस रिपोर्ट देख के, जिसको हम उर्फ़-ए-आम में चालान कहते हैं, वो देख कर उस केस का फैसला कर ले। डेफिनेटली उसके ऊपर फर्द जुर्म आयद होता है, एविडेंस होती है, डिफेंस होता है, सारी सूरत हाल होती है। आपको याद हो, ये तो वो वाले केसेस हैं जो जिरगे के अंदर हुए
और उसके बाद चालान हो गया। आपको कोई थोड़ा साल 1.5 साल पहले चले जाएं, बलूचिस्तान में एक केस हुआ था जहाँ पे बच्ची को सामने खड़े होकर जो है पेरेंट्स के सामने गोली मार दी गई। जी बिल्कुल, मैं एक्जेल की बात ये है नहीं, वाकया देखिए, मैं इस चीज से इनकार नहीं कर रही। आपने बलूचिस्तान की मिसाल दी, रावलपिंडी में भी हुआ, वहाँ भी जिरगा हुआ। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, मैं किसी सूबे की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने कहा इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। मैंने तो बात वहाँ शुरू की कि जहाँ से मेरी शरअ क्या कहती है और उसके बाद मेरा कानून क्या कहता है। हमारे पास मेजॉरिटी एक्ट है कि आकिल बालिग जो है अपनी मर्जी से सब कुछ कर सकता है। तो मेरा कहना ये है कि अमूमन पाकिस्तान के अंदर इस किस्म के जितने वाक़यात हुए हैं, भले लड़की वाले थे भले लड़के वाले थे, जो भी थे, जब आगे चलकर वो गवाही नहीं देंगे, वहाँ पे आप बताइए मैडम कि वहाँ पे हुकूमत क्या करेगी, वहाँ पे कोर्ट भी क्या करेगी। अब ये सारी सूरत हाल जो है, इसका जब तक मुआशरे में इतनी अवेयरनेस नहीं होगी, इतनी एजुकेशन नहीं होगी, तो उस वक्त तक ये सिलसिले जो है ना बैकवर्ड इलाकों में ये अवेयरनेस कौन फैलाएगा, ये एजुकेशन कौन बच्चियों को वहाँ पर देगा। मैंने आपसे अभी ऑफर भी अर्ज किया जब आपको माइक वगैरह और सारी चीज़ें हो रही थी, मैंने आपसे अर्ज किया कि मैं खुद कराची में 8 साल रही। मैंने कराची से इस्लामाबाद की तरफ 5 मरतबा बाय रोड सफ़र किया। मैंने उस दौरान जितनी आप लोगों ने हॉस्पिटल्स के अंदर काम किया है, मैं उसकी विटनेस भी हूँ, मैं उसको सराहती भी हूँ। बिल्कुल आप काबिल तारीफ है पीपल्स पार्टी उसके ऊपर, लेकिन मैं एजुकेशन के शोबे में ये अवेयरनेस वहाँ पर कौन देगा। मैं आपको गुजारिश ये करूँ, एजुकेशन कौन देगा। पहली बात तो ये है कि जनरल एजुकेशन की बात और है, लेकिन सबसे पहली बात तो मैं जिस तरीके से आपको ये कह रहा है कि ये वाकई है, आज ये सिलसिले बहुत पहले भी होते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये क्रेडिट जाता है आप मीडिया को कि आप इस किस्म की सूरत हाल जो है उसको हाईलाइट करते हैं, ताकि हम जैसे लोग, हुकूमत या बाकी जो लोग साहिब हैसियत हैं, वो इस हद तक जो है, या जनरल पब्लिक ये देख सके कि इसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। तो उसका क्रेडिट तो आप मीडिया को जाता है। लेकिन जैसे आप कराची में रह चुकी, कराची की 3.5 करोड़ की आबादी है, ठीक है, आप 8 साल रही हैं मैडम। बात ये, मुझे अल्लाह ना करे, आपको मेरे ख्याल में 8 साल में कोई इस किस्म का इंसिडेंट आपको नज़र नहीं आया होगा कि कुछ हुआ। हम तो अंदरून सिंध की बात, मैं अंदरून सिंध की ही, मैं देखिए सिंध, कराची सिंध है, वहाँ भी बेटियां जितनी महफूज हैं, कराची में औरतें जितनी महफूज हैं। I'm really sorry, जब स्नैचिंग होती है, नहीं सर, जब स्नैचिंग होती है उनकी चेन्स भी छीनी जाती है। पिछले दिनों अभी कोई 3-4 महीने पहले एक वीडियो आया था, एक गली के अंदर एक बुजुर्ग खातून जा रही थी, उसकी बालियां भी वो बाइक पर जाते हुए नोच कर ले गए थे। सब्जी वाले के पास तो कराची में भी बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन देखिए, मैं मानता हूँ, मैं बिल्कुल मैडम आपकी सारी बातें जो है ना, आप जो कह रही हैं, मेरा जिम्मेदार कौन है सर? मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाह रही हूँ। मैं देखें, जिम्मेदारी की जो बात है, इसके में आप इसको यूं कर लेना कि पहली तो लॉ एंड ऑर्डर का मसला गवर्नमेंट का काम है। आप बजा तौर पे सही कह रही हैं कि गवर्नमेंट को कंट्रोल करना चाहिए। देखिए, वर्ल्ड में आप मुझे बता दें, अगर आप यूरोपियन कंट्री में, अमेरिका भी अगर आप गई होंगी, तो वहाँ पे भी आप अपना मोबाइल लेके घूमती नहीं, काला आगे छीन के लेके चला जाता है। वहाँ पे अगर वेपन नहीं मिलता तो चाकू छुरी वहाँ पे भी है। बात ये है कि क्राइम का रेशो कहाँ पे ज़्यादा है, ये यकीनी तौर पे आप बिल्कुल बजा तौर पे कह रही हैं। हमारे मैं तो गैर कानूनी जिरगों के ऊपर बात कर रही हूं। मैं तो पूरे के पूरे गांव जला दे रही हूं। आप चली गई हैं, आप चली गई स्ट्रीट क्राइम की तरफ चली गई हैं। मैं आपको बताऊं, कराची का मैं बताता हूँ, कराची में आप चक्कर लगा के देखिए, 2013 में 2011 में जो कराची का हाल था, जिसको चौधरी इफ्तिखार साहब ने कराची बदमनी केस किया था, आपने कराची में बड़ी तब्दीली कर दी। और अंदरूनी सिंध की मैं आपको बात बताऊं, अंदरूनी सिंध में कच्चे की जो सूरत हाल थी, उस पर कंट्रोल पा लिया। तो कह रही हूं सर, पिंडी के अंदर भी जिरगे हो रहे हैं। लेकिन देखिए, मैंने पहले मैडम आपको कहा पूरे पाकिस्तान का मसला है, पूरे पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए इसमें। लेकिन आपको मैंने ये कहा, पहली जिम्मेदारी गवर्नमेंट की, दूसरी जिम्मेदारी गवर्नमेंट चारों सूबे में मुख्तलिफ। सर मैं अभी सिर्फ सिंध की बात कर रही हूँ। ये जो इंसिडेंट हुआ है, जो ठल में 500 अफराद दूसरे गांव के ऊपर अटैक करते हैं, 150 घर जला देते हैं, काबिल मुज़म्मत है, काबिल एक्शन नहीं है, सिर्फ काबिल मज़म्मत है। उस पर FIR हो चुकी हैं, लोग अरेस्ट हो चुके हैं, ऐसा नहीं है। उस पर आप देखें, चीफ मिनिस्टर साहब ने उसकी मज़म्मत भी की और उस पर रिपोर्ट भी कॉल की। जनाब हमारे होम मिनिस्टर ज़ियाउल हसन लंजार साहब जो हैं, उन्होंने उसके ऊपर सुपरवाइज करने के लिए भी जो पुलिस ऑफिसर जो है उसको भी कहा मुझे रिपोर्ट दें। उसके ऊपर जो है बाकायदा, ऐसा नहीं है कि उसको इग्नोर कर लिया गया है या किसी वडेरे या किसी ऐसा तो नहीं है। आजकल आप कुछ और मामलात में उलझे हुए या आपको उलझाए रखा जाता है कि आपकी ऐसा अवेयरनेस। मैडम जी, मैं बुरा बनाए बगैर अर्ज सुन ले। हो सकता है कि एजुकेशन
पे आपकी तवज्जो इसलिए नहीं है, या ये जरगे जो हो जाते हैं आपको पहले से पता इसलिए नहीं चलता कि आपको तरमीम के अंदर जो है वो वफाक ने उलझा के रखा हुआ है, अभी एक नई तरमीम होने वाली है। मैडम गुजारिश ये है, पहली बात तो ये है कि जहाँ तक हेल्थ का मसला है उसमें आप चूँकि पर्टिकुलरली मुझे कह रही मैं सिंध तक कन्फाइन रहा हूँ, पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान का लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ, पूरा पाकिस्तान मेरा है, लेकिन मैं कहता हूँ जो हेल्थ है अगर आप चली जाएं तो मैं आप ये नहीं कहता हूँ इवन के अगर आप जो है साइबर नाइफ में इस वक्त जाएं, तरमीम के हवाले से कुछ बता दीजिए। तरमीम के लिए मैंने आपको बता दिया, नहीं मैंने मैंने आपको अभी मुशावरत आपसे हुई है। देखें ये सारे के सारी क्या सराहियाँ हैं, मैंने इसी वजह से बिलावल साहब अगर कहते हैं कि नहीं है तो मैं तो एक कारकुन वर्कर हूँ, मैं कहाँ से ये कह सकता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। और जब भी कोई बात होगी या इस किस्म की होगी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, हमारे पास सीईसी है, आपस में एनएफसी के हवाले से अगर कोई बात होती है। हाँ देखिए अभी अपने असल बात जो आपने की ना, जो लोगों के खदशे ख्यालात है, मेरा जो चीफ मिनिस्टर है जिस सूबे की आप बात कर रहे हैं, हर वक्त एनएफसी के लिए हर वक्त वो बात करता है। अब उसके लिए सब कमेटी हो चुकी है, क्योंकि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 2010 में, उसी वक्त एनएफसी का एक अवार्ड हुआ, उसके बाद नहीं हो सका। वो अवार्ड जो है वो होना चाहिए, सीसीआई की मीटिंग हर 3 महीने के बाद होनी चाहिए। मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एनएफसी पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती दिखाई देगी इस तरमीम में, ये आप कह रहे हैं? देखिए मैं आपको फिर पहले से कह रहा हूँ कि एक एनएफसी के ऊपर खाली जो सिंध की बात तो नहीं होगी, चारों सूबों की बात होगी, जो आपको पता है उसमें तो जो बाकी सूबों का फैसला होगा वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का फैसला होगा एनएफसी को लेकर। ऐसा नहीं है, कोई इस किस्म की सूरत हाल नहीं। देखिए पाकिस्तान हमारा, फेडरल गवर्नमेंट हमारी, आज अगर आप आज तय करके आए थे कि आज आप हमें कोई खबर नहीं दे रहे, पीएमएल की अगर गवर्नमेंट आ जाए तो कल हमारी थी, और इंशाल्लाह ताला अगला प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब होंगे, हमारी गवर्नमेंट होगी। ठीक है जी। सेनेटर शहादत अवान साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स के, बता रहे थे हमें कि जी पाबंदी तो है, लेकिन मीडिया पर जब रिपोर्ट होता है तब वहाँ के पुलिस तक ये तलात पहुँचती हैं, पहले कोई ज़रिया नहीं है कि ये तलात पहुँच पाए। लेकिन हमारा सवाल वही है कि अगर कुछ एक तो लोगों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई हुई होती तो शायद किसी दूसरे को हिम्मत ना होती कि किसी की बेटी को इस तरह से बनी किया जाता या कत्ल किया जाता, या खेतों के अंदर उसके माँ बाप के सामने रेप किया जाता। बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा, कल पे मिलता है नाज़रीन आपसे।